अमर प्रेम 1972 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन शक्ति सामंत ने किया। यह बंगाली फिल्म निशी पद्मा 1970 का रीमेक थी जिसका निर्देशन अरविंद मुखर्जी ने किया था, जिन्होंने विभूति भूषण बंदोपाध्याय की बंगाली लघु कहानी हिंगर कोचुरी पर आधारित दोनों फिल्मों की कहानी लिखी थी। 1960 के दशक में आराधना और कटी पतंग के साथ चाइना टाउन, एक राज, कश्मीर की कली, सावन की घटा, एन इवनिंग इन पेरिस जैसी मनोरंजक फिल्में बनाने के बाद शक्ति सामंत ने अपने करियर में भावनात्मक नाटकों के चरण में प्रवेश किया। निशी पद्मा नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन के लिए अरविंद मुखर्जी द्वारा उत्तम कुमार और सावित्री चटर्जी के साथ लीड रोल में फिल्म बनाई। जब सामंत ने यह फिल्म देखी तो वे उत्तम कुमार के प्रदर्शन से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने इसका रीमेक बनाने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करने का भी फैसला किया। मूल फिल्म शीर्षक का नाम एक विशिष्ट बंगाली देर दोपहर के नाश्ते कचौरी से लिया गया है। कहानी पहली बार बंदोपाध्याय के लघु कहानी संग्रह गल्पा पंचशत में प्रकाशित हुई थी। उनकी कहानियों को पहले सत्यजीत रे ने पाथेर पंचाली 1955 और अप्पू त्रयी के रूप में रूपांतरित किया था। शक्ति सामंत ने अरविंद मुखर्जी, जिन्होंने निशी पद्मा की कहानी भी लिखी थी, से हिंदी संस्करण लिखने के लिए कहा, जिसमें सामंत के साथ लंबे समय से सहयोगी रहे रमेश पंत ने हिंदी संवाद लिखे। प्रसिद्ध संवाद पुष्पा आई हेट टीयर्स हालांकि मूल में भी था, केवल एक संवाद का हिस्सा था। सामंत ने इसे राजेश खन्ना की ट्रेडमार्क शैली में वितरित करने के लिए बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग करने का फैसला किया। एक बार स्क्रिप्ट तैयार हो जाने के बाद शक्ति सामंत ने शर्मिला टैगोर से संपर्क किया, जिनके साथ उन्होंने कई फिल्में की थी, जैसे कश्मीर की कली, एन इवनिंग इन पेरिस और हाल ही में राजेश खन्ना के साथ आराधना भी की थी। शर्मिला टैगोर को उनका किरदार पुष्पा बहुत ही मजबूत भूमिका में लगा, इसलिए उन्होंने तुरंत सहमति दे दी। इस प्रकार यह उनके बेटे सैफ अली खान के जन्म के बाद उनकी पहली फिल्मों में से एक थी। आनंद की भूमिका के लिए अभिनेता राजकुमार सामंत की पहली पसंद थे, क्योंकि उनका मानना था कि राजेश खन्ना, जो आराधना की हिट के बाद एक सुपरस्टार बन गए थे, वह मुख्य महिला प्रधान फिल्म करने में रुचि नहीं रखेंगे। हालांकि राजेश खन्ना ने सामंत को आश्वासन दिया कि वह भूमिका के साथ न्याय करेंगे। हालांकि राजेश खन्ना ने ऋषिकेश मुखर्जी की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित आनंद 1971 में अपने किरदार से संबंध जोड़ने के लिए किरदार का नाम अनंत से बदलकर आनंद रख दिया था। फिल्म को ईस्टमेन कलर में पूरी तरह से मुंबई के नटराज स्टूडियो में शूट किया गया था, जिसमें प्रसिद्ध गीत चिंगारी कोई भड़के भी शामिल है, जिसे हुगली नदी पर एक नाव पर सेट किया गया था, जिसकी पृष्ठभूमि में कोलकाता का हावड़ा ब्रिज था। पहले कोलकाता के अधिकारियों ने फिल्म के क्रू को पुल के नीचे शूटिंग करने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि उन्हें भीड़ की समस्या का डर था। इस प्रकार गीत को स्टूडियो में एक पानी की टंकी में शूट किया गया था, जिसमें क्रू ने घुटने तक गहरे पानी में फिल्मांकन किया। शक्ति सामंत, ओपी नैयर और शंकर जयकिशन जैसे संगीत निर्देशकों का उपयोग करते रहे हैं, लेकिन कटी पतंग के बाद एक बार फिर आर.डी. बर्मन को चुना गया, जिन्होंने उनके सर्वश्रेष्ठ स्कोर में से एक का निर्माण करने के लिए भी मेहनत की। फिल्म के लिए स्कोर और साउंड ट्रैक आर.डी. बर्मन द्वारा रचित था तथा गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक मेलोडी आधारित था, जिसने लता मंगेशकर को दशक का उनका सबसे बेहतरीन शास्त्रीय एकल गीत रैना बीती जाए, जो दो रागों के एक असामान्य मिश्रण में सेट किया गया था। बर्मन ने अपने पिता संगीतकार एस.डी. बर्मन को एक गाना गाते हुए सुना था, जो उन्होंने कहा था कि उन्होंने गीत की रचना करते समय उसको अपने दिमाग में रखा। बख्शी के गीतों ने कृष्ण राधा रूपांकन का उपयोग करते हुए गीत के लिए मीरा भजन जैसी मुहावरे का निर्माण किया। जब बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया की बात आई तो चीज़ें अलग हो गईं, जब उनके पिता अनुभवी संगीत निर्देशक एस.डी. बर्मन ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने इसको पूरा सुना और उन्हें कुछ पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा इसके साथ अभी न्याय नहीं हुआ और अपनी निराशा व्यक्त की। जैसा कि आर.डी. बर्मन ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया, लेकिन इस धुन में आपके अंदर का संगीतकार कहाँ है, ये कहा उनके पिताजी ने। बाद में उन्होंने कहा, शर्मिला के लिए यहाँ वह नटखट लड़की से कहीं बढ़कर है जिसका किरदार वह निभा रही हैं।
उस बच्चे ने अपनी मातृ प्रवृत्ति को जगाया है, इसलिए आपकी धुन में नटखट लड़की की सारी पीड़ा को व्यक्त करना चाहिए, जो माँ बनना चाहती है, जो वह कभी नहीं बन सकती। इसे फिर से करें अपने तरीके से, लेकिन मानवीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए। इस प्रकार आर.डी. बर्मन ने राग खमाज में एक धुन बनाई, जिसे लता मंगेशकर ने भी भावनात्मक स्पष्टता और बेबाकी के साथ गाया, जो आमतौर पर अपनी तकनीकी निपुणता को कमतर आंकने की प्रवृत्ति रखती हैं। यह गीत एक क्लासिक बन गया और बाद में बर्मन ने इसे अपने पिता से संगीत में सबसे अच्छा सबक कहा। अंत में बर्मन ने अपने पिता एस.डी. बर्मन को अपनी विशिष्ट बाणिक आवाज़ में डोली में बिठाई के कहार गाने के लिए चुना, और यह गीत, जो फिल्म में 2 बार आता है, एक गायक के रूप में उनके करियर के सबसे यादगार गीतों में से एक बन गया। कुछ लोग तो कहेंगे गाना अब तक के सबसे पसंदीदा फिल्मी गानों में से एक माना जाता है। फिल्म की रिलीज़ से पहले दिल्ली में एक विशेष शो आयोजित किया गया था, जहां जनरल सैम मानेकशॉ ने कलाकारों को आमंत्रित किया था। हालांकि अगले दिन ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया था, क्योंकि 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया था। 1972 की बड़ी फिल्मों पाकीज़ा, दुश्मन और बेईमान का साल था ये। अपनी रिलीज़ के बाद अमर प्रेम उस साल राजेश खन्ना की शीर्ष रिलीज़ों में से 8वें स्थान पर थी। सामंत ने राजेश खन्ना के साथ हिट की हैट्रिक हासिल की, जो आराधना 1969 और कटी पतंग 1971 से शुरू हुई थी। आर.डी. बर्मन का संगीत अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ स्कोर में से एक साबित हुआ। अब हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि अमर प्रेम आपने देखी तो आपको कैसी लगी और किस किरदार को आप ज़्यादा पसंद करेंगे, और आपको इसका म्यूज़िक कैसा लगा, और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट कर बताएं जरूर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।